सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण सर। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। चलिए, आप सभी का वेलकम आज जय के श्री कृष्ण। हमारे प्री क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है बहुत यूनिक है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कह रहा, हमें भी थोड़ी बहुत ही आती है बस। कितने ऐसे लोग हैं, प्लीज हैंड रेज करें। थोड़ी बहुत, मतलब प्लेनेट, भाव, राशि, है ना, दृष्टियां, ये थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए बस। ठीक है। ठीक है, चलिए, मतलब काफी लोग जानते हैं और काफी लोग नहीं भी जानते हैं। ठीक। तो आप दोनों तरह के जो लोग हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्योतिष आता है वो भी, और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी, अगर थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे, थोड़ा सा, मतलब प्लैनेट पता है, भाव पता है ना, कुछ चीजें पता है, तो आप डेफिनेटली ये वेबिनार आपके बहुत काम का है। हमने एक सीरीज शुरू की है कि कैसे थोड़ी कम नॉलेज होते हुए भी, है ना, ज्योतिष तो आप सभी को पता है, वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी समुंदर है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी नॉलेज के साथ भी अगर हम किसी इंसान की कुंडली को देखकर उसके कुछ अच्छे या बुरे योग उसको बता सकें, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई भी क्लाइंट आया, चाहे वो न्यूमरोलॉजी कराने आ रहा है, मान लीजिए वो कहता है जी देखना मैं विदेश सेटल हो पाऊंगा, या मुझे मेरी विदेश की जर्नी है क्या, या मुझे कहीं से अचानक लाभ होगा क्या, होता है ना, छप्पर फट जाता है, लॉटरी निकल जाती है। या कोई कहता है जी मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, क्या मुझे अपना लव पार्टनर मिल पाएगा, क्या मुझे अपना सोलमेट मिल पाएगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं ज्योतिष की, बेशक आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, बाकी टैरो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी ज्योतिष की नॉलेज है और अगर आपने हमारा ये योगाज वाला कोर्स किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप विद द हेल्प ऑफ लिटिल नॉलेज इन ज्योतिष यू कैन प्रेडिक्ट कि भाई आपकी कुंडली में विदेश जाने के योग है या नहीं, आपकी कुंडली में कुछ अचानक से एसेट्स या फाइनेंस आने के योग हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए ज्योतिष के अंदर एक, हाँ जी, तो देखिए ज्योतिष के अंदर तीन चीजें होती हैं प्रेडिक्ट करने के लिए। पहला होता है कि मान ली कोई इंसान आपसे पूछता है कि क्या मैं विदेश जा पाऊंगा, या कोई कहता है जी मेरी शादी कब होगी, है ना, कोई पूछ सकता है कि भी बच्चे की ब्लेसिंग कब आएगी, कोई पूछ सकता है कि मैं आईएएस ऑफिसर कब बन पाऊंगा। तो सबसे पहले बात ये निकल कर आती है कि क्या जो पूछ रहा है कि मेरी शादी कब होगी, तो सबसे पहले मैं ये नहीं देखना होता कि शादी कब होगी, सबसे पहले मैं क्या देखना होता है कि क्या इस कुंडली में मैरिज के योग है या नहीं। अगर किसी कुंडली में मैरिज के योग नहीं है, डिनायल ऑफ मैरिज के योग बने हुए हैं, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शादी कभी भी नहीं होगी। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है? योगास।
किसी भी कुंडली में अगर कोई योग नहीं बनता तो वो चीज आपको इस जन्म में कभी नहीं मिलने वाली, चाहे जितनी मर्जी रेमेडी कर ले। ज्योतिष ये कहता है, योग का मतलब है कि भगवान ने आपके अपने हाथ से कुछ लिखकर आपको दिया है कि भाई ये तुझे मिलेगा और ये नहीं मिलेगा। अब एक शादी का एग्जांपल लेता हूं मैं। शादी के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहली चीज है भाई शादी होगी या नहीं होगी। दूसरी चीज है कि शादी होने के बाद शादी का मैरिड लाइफ का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई शादी के बाद बेलन पड़ रहे हैं रोज उसे या मालाएं पड़ रही हैं उसको। दोनों अलग अलग चीज है ना। शादी होना अलग चीज है, शादी के बाद शादी की प्रॉस्पेरिटी, शादी की खुशियां जीवन में आना, वो अलग चीज है। और तीसरी चीज होती है शादी की लॉन्जिविटी, कि शादी का सुख कितनी ड्यूरेशन तक है। ठीक है। और ये तीनों चीजें अलग अलग चीज तरह से देखी जाती है ना। तो शादी की लॉन्जिविटी कितनी है, शादी में खुश होंगे दुखी होंगे, सबसे पहले शादी तो देख लो योग है या नहीं है। तो योगाज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। किसी चीज का अगर योग है तो डेफिनेटली वो चीज आपकी जिंदगी में कभी ना कभी आपको मिलेगी। और जिस चीज का योग नहीं है तो समझ लेना कि वो भगवान ने पन्ना ही फाड़ दिया है आपका, तो उसके बारे में तो आप भूल ही जाइए। ठीक है। तो इसका मतलब है कुंडली में योग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहां पर हम इस कोर्स में, जिस कोर्स का हमारा नाम है इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी कोर्स, इस कोर्स में हम आपको 30 प्लस इसी तरह के योगास को सिखाने वाले हैं कि बिना बहुत सारी ज्योतिष की नॉलेज के, सिर्फ कुछ कॉम्बिनेशन अगर आपने हमसे समझ लिए तो एक छोटी से थोड़ी नॉलेज रखने वाला इंसान भी इन 30 तरह के योग को कुंडली में अच्छे या बुरे पहचान कर सामने वाले को बता सकता है कि भाई तुम्हारे यहां ये योग अच्छा बना हुआ है, ये बुरा। उसके बाद आता है दशा, कि जो योग बना हुआ है मेरी कुंडली में, जैसे एक शादी का योग बना है, तो दूसरी बात आती है भाई शादी कब होगी। योग तो बना है, अब शादी 20 साल में होगी या 60 साल में होगी, तो वो बताता है दशा। उसके बाद आती है गोचर। दशा ने बता दिया कि भी ये 2 साल शादी का योग बना हुआ है। जैसे कई बार हम जाते हैं ना पंडित के पास, बोले शादी का योग बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, दशा चल रही है शादी करने की। अब वो दशा लंबी चल सकती है ना। वो साल 2 साल 5 साल 10 साल की दशा हो सकती है। जो प्लान आपको दशा कह रहा है कि मैं शादी करा दूंगा, अब उस प्लानर का पीरियड लंबा पीरियड होता है। फिर अंतर दशा देखते हैं, प्रत्यंतर देखते हैं, तो कुछ महीने कुछ साल की दशा निकल कर आती है। उसमें फिर पिन पॉइंट करता है गोचर, जिसको इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं। तो पूरा ज्योतिष इन्हीं तीन चीजों पर बेस्ड है, योग, दशा और गोचर। लेकिन जब तक योग नहीं है, दशा और गोचर हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हमारे बस की ये इवेंट कराना नहीं है। अगर डिनायल ऑफ मैरिज का योग बना है तो ना तो कोई दशा शादी करा सकती है और ना ही ट्रांजिट शादी करा सकती है। तो योगा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें वो सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा। कोई लिखा है, कह रहा है मेरी द वॉइस इज नॉट क्लियर। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? प्लीज सब गर्दन हिला दें, यस और नो। क्लियर है या चैट बॉक्स में लिख दें, मैं समझ जाऊंगा। बीच बीच में सर, अच्छा कोई बात नहीं, अब ब्रेक हो रही है। ओके, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्लियर है अभी। ओके ठीक है। तो हमने ये सीखा कि दशा और गोचर बात की बात है, योग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मजे की ऐसी बात है कि योग को डिकोड करना, मतलब अगर समझा दिया जाए तो सबसे इजी है दशा और ट्रांजिट से योग निकालने। सबसे इजी काम है ज्योतिष के अंदर, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हाँ सक्षम, मैंने देख लिया, तुम आगे अभी कर। ठीक है। तो सबसे जो आसान है उसको हम सीखते हैं। आसान कब है? जब कोई मेंटोर अच्छा आपको सिखाने वाला बन जाए। पता है क्यों? क्योंकि जितने भी ये योगाज हैं,
ये सब क्लासिकल टेक्स्ट से लिए गए हैं और क्लासिकल टेक्स्ट सब संस्कृत में है। और जब संस्कृत को हम डिकोड करते हैं, तो अगर आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, ज्योतिष आपको बहुत अच्छा आता है, तो उन योगों को आप इंटरप्रेट कर कर बहुत आसानी से किसी को समझा सकते हैं। लेकिन आपको अगर संस्कृत नहीं आती और आपको अगर ज्योतिष का गहन ज्ञान नहीं है, तो डेफिनेटली इन योगों को आप डिकोड नहीं कर सकते। और हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमने और सक्षम ने मिलकर आप सभी के लिए, वैसे तो कई सारे योग हैं, लेकिन हम आपको 30 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योगाज हैं, बहुत इजी वे से हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। और इसी चीज को बढ़ाते हुए आज हमारी फ्री की क्लास है, इसमें हम आपको 3 कुछ इसी तरह के योग डिस्कस करेंगे। आप बोलेंगे सर इतना इजी है क्या वेट प्रिडिक्ट करना? यस, बहुत इजी है, लेकिन ढंग से डिकोड अगर किया जाए। तो मैं सक्षम को इनवाइट करता हूं। एक तो सक्षम, आज हम इनको कौन कौन से योग बताने वाले हैं और क्या हम इनको आज देने वाले हैं एज ए गिफ्ट? जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि सर ने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेस्ड अपॉन योगास। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, ये जो हमारी सीरीज है ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जस्ट इमीडिएट बाद वाली सीरीज है, विच इज इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी। इसमें हम योगास डिस्कस करते हैं। और बेसिक पढ़ने के बाद योग पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब आप एक हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं, या इवन अगर आप एक मंडेन पर्पस से एक कंट्री का हॉरोस्कोप एनालाइज कर रहे हो, एक इलेक्शन का हॉरोस्कोप एनालाइज कर रहे हो, किसी भी पर्पस से आप हॉरोस्कोप को एनालाइज कर रहे हो, तो वहां पे हमें एक एक वर्ड शास्त्रों में यूज करा गया है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज जो आपको मिलनी ही है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। प्रोमिसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। प्रॉमिस का जो फीचर होता है वो ये होता है कि प्रॉमिस, अगर कोई इवेंट आपकी लाइफ में प्रॉमिस करा गया है तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर नेगेटिव इवेंट है तो उसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता। तो ये जो प्रॉमिस है कि आपको कौन कौन से प्रॉमिसेस दिए गए हैं इस पर्टिकुलर जीवन में, वो प्रॉमिस कौन कौन से इवेंट के थ्रू आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, इनको हम योगों के थ्रू और दशा के थ्रू डिकोड करते हैं। दशा इज मोर ऑफ टाइमिंग, कि वो प्रॉमिस कब मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। एंड योग इज कि वो प्रॉमिस किस तरह के इवेंट से मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। दशा या गोचर अगर हम डिस्कस करें तो वो टाइमिंग वाला पार्ट है, और जब हम योग डिस्कस कर रहे हैं सो योग इज प्रॉमिस जो आप लेकर आए हैं। और ये जो प्रोमिसेस आपको मिले हैं, इट इज बेस्ड अपॉन योर प्रारब्ध। अगेन, आपके जो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म से जो प्रारब्ध कर्म आप इस जिंदगी में लेकर आए हैं, वो आपके प्रोमिसेस हैं। तो इन प्रोमिसेस को स्टडी करना हॉरोस्कोप में, वो हम योगों के थ्रू करते हैं। अब योग का मतलब क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना, दो चीजों को आपस में जोड़ना इज अ योग। जैसे जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं वो आपने देखा होगा, दो दवाइयों का योग बनाएंगे। तो किसी भी चीज को जब आप कंबाइन कर देते हैं, दैट बिकम्स अ योग। ऐसे ही ज्योतिष के अंदर जब हम एक प्लैनेट के रिजल्ट को दूसरे प्लैनेट के रिजल्ट के साथ कंबाइन करके कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसे बोला जाता है योग। अब योग में ये जरूरी नहीं है कि दो प्लैनेट बने। एक प्लैनेट अपने आप में एक पर्टिकुलर हाउस में बैठ के भी एक योग बनाता है। जैसे राहु अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा डिजायर्स होंगी,
ऐसी डिजायर्स जो कभी खत्म ना हो, ऐसे व्यक्ति को सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर्स आएंगी, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड डिजायर्स। तो अब ये जो अनलिमिटेड डिजायर्स का योग है, ये राहु के अकेले एक भाव में बैठने से बन गया, विच इज 11th हाउस। तो यहां पे योग क्या हुआ, जोड़ा क्या हमने, हाउस की एनर्जी और राहु की एनर्जी का यहां पे योग। अब ऐसे ही दो प्लैनेट के योग हो सकते हैं, जैसे यही राहु अगर मंगल के साथ बैठ जाए कहीं पे तो उसे अंगारक योग बोलते हैं। अब यहाँ दो प्लैनेट का योग है, मार्स की एनर्जी एंड राहु की एनर्जी कंबाइंड इज अंगारक योग। तो इस तरह से योग 3 प्लैनेट के भी हो सकते हैं, 4 प्लैनेट के भी हो सकते हैं, सिंगल प्लैनेट के भी हो सकते हैं, दृष्टि के भी योग हो सकते हैं। और ये सारे के सारे योग जिस भी पैटर्न में आपके हॉरोस्कोप में बने, ये हमें क्या दिखाते हैं, प्रोमिसेस। और प्रोमिसेस आप इसको या तो आप प्रॉमिस समझ लीजिए, या जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म जो आपको इस लाइफ में फेस करने हैं, वो आप उसे उस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में अभी हमने 2 योगों को स्टडी करा था, जो काफी प्राइमरी योग हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट योग है, विच आर राजयोग एंड धन योग। अब उसके आगे के जो डिफरेंट डिफरेंट योगाज हैं, उसको हम इस सीरीज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चालू करेंगे। योगों की अगर हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो एक एक दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड इवन बहुत सारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स भी गलती करते हैं। तो उन बेसिक चीजों को हम अगर पहले एड्रेस कर लें तो आपके लिए एक अच्छी, एक सॉलिड फाउंडेशन यहाँ पे क्रिएट होगी, जो आगे इस पूरी सीरीज को समझने में आपकी हेल्प कर सकती है। एक एक फंडामेंटल रूल है ज्योतिष के अंदर, और ये रूल बहुत ही लॉजिकल है। ऑल द 12 प्लैनेट और द 12 हाउसेस, 12 राशिस एंड 9 प्लैनेट्स जिनको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूं, यहां मैंने क्या लिखा है। ऑल द 12 हाउसेस, 12 राशिस एंड 9 प्लैनेट्स पार्टिसिपेट इन ऑल द योगास। मतलब कि आपके 12 हाउस, 12 राशि, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, ये सब के सब हर एक योग में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई एक पॉजिटिव योग बन रहा है, जैसे कि चंद्र मंगल योग आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है। चंद्र मंगल योग कब बनेगा, जब चंद्रमा और मंगल किसी एक भाव में बैठे होंगे। यहां पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, लग्न, तो हम मान लेते हैं कि आपके लग्न में चंद्र मंगल योग बन रहा है।
यानी कि लग्न में ही चंद्रमा है और मंगल, ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर लग्न का मतलब है कुंडली का पहला फर्स्ट घर, हाउस, फर्स्ट हाउस, जहां पर ये अभी ये लिखा गया फर्स्ट है हाउस। मून एंड मार्स। ओके, कोई भी राशि यहाँ पे हो, लेट्स से यहाँ पे धनु राशि है, तो ये धनु लग्न बन गया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे लग्न में मून और मार्स साथ में बैठे हुए हैं, तो हम इसे कहते हैं चंद्र मंगल योग। अब इस चंद्र मंगल योग में ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ लग्न ही पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी हाउसेस की कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है, या बाकी प्लैनेट्स की यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि हर हाउस आपकी लाइफ के किसी ना किसी एक एरिया से जुड़ा हुआ है, आपके बॉडी में किसी ना किसी एक पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो कहीं पर भी किसी भी भाव में अगर कोई योग बनेगा तो वो आपके पूरी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को, आपके सूक्ष्म शरीर को, आपके इवेंट्स को हर तरीके से इफेक्ट करेगा। तो पार्टिसिपेशन तो हर प्लेनेट का यहां पर होगा, हर हाउस का यहां पर होगा, लेकिन जो प्लैनेट योग बना रहे हैं और जिस भाव में योग बन रहा है वहां पे थोड़ा सा पार्टिसिपेशन ज्यादा एक्टिव होगा। यानी कि बाकी हाउसेस, बाकी प्लैनेट्स अगर 30 to 40% इफेक्ट हो रहे हैं इस योग से, तो लग्न, मून और मार्स 100% इफेक्ट होंगे। ऐसे ही एक योग है जिसे हम कहते हैं विष योग, जो कि सैटर्न और मून के कंजंक्शन से बनता है। अब आप सोचिए कि ये विष योग जो है ये बहुत ज्यादा आपको मेंटल परेशानियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें ये आपको देता है, ये पर्टिकुलर योग। तो जब आपको डिप्रेशन होगा तो उस स्थिति में, उस डिप्रेशन की स्थिति में, क्या आपका कार्य क्षेत्र, क्या आपका प्रोफेशन, क्या आपका वर्क इफेक्ट नहीं होगा डिप्रेशन की वजह से? बिल्कुल होगा। यानी कि प्रभाव 10th हाउस पे भी आया है, जबकि 10th हाउस का कोई रोल नहीं है ना। यहाँ पे हम मान लेते हैं मार्स की जगह सैटर्न है। इस डिप्रेशन की वजह से क्या आपकी मैरिड लाइफ प्रभावित नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो 7th हाउस का भी रोल आ गया। मतलब आप ये देखिए कि इस योग का प्रभाव आपकी जिंदगी के हर एक एरिया पे पड़ेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि सारे ग्रह, सारे भाव, सारी राशियां, सारे नक्षत्र कंट्रीब्यूट करते हैं हर एक योग में। सिर्फ वो पर्टिकुलर योग जिस भाव में बना है, जो प्लैनेट्स उसे बना रहे हैं, उनका प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे यहां पे लग्न में ये विष योग बना है, तो आपका लग्न ज्यादा प्रभावित होगा, यानी कि आप ज्यादा डिप्रेशन में होंगे, आपको एंजाइटी ज्यादा होगी, आप ज्यादा परेशानी फेस करेंगे। आपका स्पाउस उतना नहीं करेगा। आपका स्पाउस, जो परेशानी आप फेस कर रहे हो वो आपका स्पाउस नहीं करेगा, लेकिन इस योग का प्रभाव स्पाउस के ऊपर भी होगा, क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो आप, जाहिर सी बात है, आप ध्यान नहीं दे पाएंगे बहुत सारी चीजों पे, और उसकी वजह से आप आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा। तो ये एक बहुत ही फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि कुंडली में कुछ भी हो रहा है, कोई भी दशा आ रही है, कोई भी गोचर हो रहा है, या कोई भी योग बन रहा है, उसका प्रभाव पूरी कुंडली के ऊपर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाउस के ऊपर हो। सेकंड जो बेसिक फंडामेंटल रूल आपको याद रखना है वो ये है कि दो टर्म्स है यहाँ पे। एक है नैसर्गिक कारक
और एक है योगा प्लैनेट। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। नैसर्गिक कारका का मतलब होता है नेचुरल सिग्निफिकेटर। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं नेचुरल सिग्निफिकेटर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ नैसर्गिक कारकास के यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूं। जो सिबलिंग्स का नैसर्गिक कारका है दैट इज मंगल, मार्स। मैरिज का जो नैसर्गिक कारका है दैट इज शुक्र, वीनस। मनी का जो नैसर्गिक कारका है दैट इज जुपिटर। वीनस को जुपिटर के साथ यहाँ पे लिया जाता है, लेकिन जो वास्तविक कारका है पैसों का दैट इज जुपिटर। लग्जरी का जो नैसर्गिक कारका है दैट इज वीनस अगेन। अब देखिए मनी और लग्जरी में अंतर है। जुपिटर कैश का कारक है, गोल्ड का कारक है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर अगर आप लग्जूरियस आइटम में कर रहे हैं तो वहां पे कारका चेंज हो जाता है, दैट इज वीनस। ऐसे ही प्रोजिनी यानी कि बच्चों का जो कारका है दैट इज जुपिटर। ओके। बुआ, आंट, रिलेटिव्स में जो कारका बनता है दैट इज मर्क्यूरी। फादर का जो कारका है दैट इज सन। मदर का जो कारका है दैट इज मून। तो ये क्या है? ये नैसर्गिक कारक है। ये आपके लिए भी यही कारक होंगे, मेरे लिए भी यही कारक है। जितने भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं उनके लिए ये नैसर्गिक कारक फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। अगर सूर्य मेरे लिए फादर है तो सूर्य हर किसी के लिए फादर है। ये नैसर्गिक है, फिक्स्ड, नेचुरल सिग्निफिकेटर। अगर मेरे लिए सिबलिंग्स मंगल है तो सबके लिए सिबलिंग्स मंगल ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। अब सेकंड कॉलम में हम आते हैं जहां पे योगा प्लैनेट, यानी कि आपके कौन से प्लैनेट आपको अलग अलग योग दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्स इज दी कारका फॉर सिबलिंग्स, स्पेशली ब्रदर का कारक मार्स को माना जाता है सिबलिंग्स में भी अगर हम बाइफरकेट करें। तो हो सकता है कि आपके हॉरोस्कोप में आपके ब्रदर को कोई दूसरा प्लैनेट दिखा रहा हो। लेट्स से आपके हॉरोस्कोप में आपके ब्रदर को जुपिटर दिखा रहा है। So Jupiter is the yoga planet, मंगल is the natural significator। मैरिज के लिए, स्पेशली मेल्स की मैरिज के लिए वीनस इज दी सिग्निफिकेटर, या ओवरऑल मैरिज को भी हम वीनस से डिनोट कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट लेवल पर हमें, फिर इन कारकों को हम और ज्यादा बाइफरकेट कर सकते हैं, मेल की मैरिज, फीमेल की मैरिज, इस तरीके से। उस लेवल पे अभी मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि हम बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं। ओके, सो मेल्स के लिए हमने मान लिया मैरिज इज वीनस, लेकिन हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में जो मैरिज का लॉर्ड बन रहा है दैट इज मर्क्यूरी ना, सेवेंथ लॉर्ड इज फॉर मैरिज। तो आपके हॉरोस्कोप में हो सकता है कि मर्क्यूरी सेवेंथ लॉर्ड हो। धनु लग्न वालों के लिए मर्क्यूरी सेकंड लॉर्ड होता है, मीन लग्न वालों के लिए भी मर्क्यूरी सेकंड लॉर्ड। तो आपके हॉरोस्कोप में डिपेंडिंग अपॉन द एसेंडेंट योगा गिविंग प्लैनेट कोई भी बन सकता है, लेकिन नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो जब हम किसी योग को स्टडी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी मेल की मैरिज को स्टडी कर रहे हैं यहाँ और वो है मीन लग्न, तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के साथ साथ हम वीनस को भी देखेंगे, बिकॉज वीनस इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर। तो ये मर्क्यूरी हो सकता है मंगल के साथ बैठा हो, तो यहां पे इस मर्क्यूरी ने मैरिज से रिलेटेड एक योग बनाया। इसके साथ साथ नेचुरल सिग्निफिकेटर को भी देखना जरूरी है। तो हम वीनस को तो देखेंगे ही देखेंगे, वीनस विल नॉट चेंज, बट योगा गिविंग प्लैनेट डिपेंडिंग अपॉन द असेंडेंट कैन चेंज।
ये क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट? अनिल कुमार जी। हाँ, मुझे ये डाउट था सर। आप विष योग के बारे में बोले थे, सैटर्न एंड मून कंजंक्शन बोले थे। वो अगर म्यूचुअल एस्पेक्ट है तो भी वो विष योग रहेगा, नहीं रहेगा? म्यूचुअल एस्पेक्ट में भी रहेगा, जैसे मैंने बताया दृष्टि से भी योग बनता है। हाँ हाँ हाँ। ओनली वन साइड है तो सैटर्न एस्पेक्टिंग मून बट मून इज नॉट एस्पेक्टिंग सैटर्न। तो विष योग नहीं बनेगा, बट मून यहाँ पे पीड़ित अवस्था में कहलाया जाएगा, एंड इट विल मिमिक द रिजल्ट्स ऑफ विष योग ओनली। Oh, it will give the results of wish yoga only. उतना इंटेंसली नहीं, बट प्रॉब्लम रहेगी। Okay, sir. Okay. Thank you, sir. ओके, तो नैसर्गिक कार का हमने डिस्कस करा, और योगा गिविंग प्लैनेट हमने यहाँ पे डिस्कस करा। नेक्स्ट इसको एक लेयर थोड़ा सा हम और इसमें अब डीप में जाएंगे। लेट्स से हम यहाँ मैरिज का एग्जांपल लेते हैं ताकि इजीली आप सभी को समझ में आए। जैसे नैसर्गिक प्लैनेट होता है, उसी प्रकार से नैसर्गिक राशि भी होती है हर आपकी लाइफ के हर एक इवेंट के लिए, हर एक एस्पेक्ट के लिए। मैरिज के लिए जो नैसर्गिक राशि मानी गई है वो है तुला। अगर हम काल पुरुष का हॉरोस्कोप यहाँ पे ड्रॉ करें, तो काल पुरुष के हॉरोस्कोप में जो 7th हाउस आता है, दैट इज तुला लग्न, तुला राशि। सो आपके 7th हाउस में कोई भी राशि हो, वो डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके मैरिज में। लेकिन जो तुला राशि है, उसका रोल भी इंपॉर्टेंट होगा आपके पूरे मैरिज में। मतलब एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेट्स से कि ये जो चार्ट है, दिस इज सिंह लग्न। तो सिंह लग्न में 7th हाउस में कौन सी राशि आएगी? एक्वेरियस। और 3rd हाउस में तुला आएगा। तो अब अगर आप यहां पे देखें, सो सैटर्न जो कि एक्वेरियस का लॉर्ड है, ये प्लैनेट आपके मैरिज को डिफाइन करेगा ऑन अ मेजर बेसिस। मैरिज का लॉर्ड यहां पे कौन है? इट इज सैटर्न। तो सैटर्न को देखना जरूरी है। उसके साथ साथ 7th हाउस में राशि कौन सी है? एक्वेरियस। तो एक्वेरियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो तुला राशि है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब 3rd हाउस का मैरिज से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, लेकिन क्योंकि 3rd हाउस में तुला राशि है, अब इस हाउस का संबंध मैरिज से हो। सो नैसर्गिक राशि कौन सी है यहाँ पे? तुला। तो तुला को तो हमें देखना ही है, ये कॉमन रहेगा हर किसी के केस में। बाकी आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में 7th हाउस में जो राशि है वो बदलती जाएगी, और उस राशि लॉर्ड की इंपॉर्टेंस आ जाएगी योग के अंदर। तो इतना इसमें आपको इतना समझ में आ गया होगा दैट वीनस एंड लिब्रा, ये दो चीजें नैसर्गिक है, ये कॉमन है अगर हमको मैरिज के योगों को डिकोड करना है। वीनस की एक और राशि होती है वृष राशि। वृष राशि मैरिज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वृष राशि को स्टडी करना फॉर मैरिज इज नॉट इंपॉर्टेंट। वृष राशि की इंपॉर्टेंस कब होगी? जब आपका वृश्चिक लग्न बनेगा। जब यहां पे आपका 8 नंबर लिखा होगा तो यहां पे 2 आ जाएगा। अब वृष राशि और तुला राशि दोनों को स्टडी करना जरूरी। आई होप कि क्लियर सभी को हो गया होगा कि राशि की इंपॉर्टेंस यहां पर हमें स्टडी करनी है
हर योग के अंदर। ऐसे ही ये मैरिज का एग्जाम्पल था, आप इसको किसी भी एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से कि आपको बच्चों के बारे में जानना है, देन 5th हाउस लियो जुपिटर, ये चीजें कॉमन हो जाएंगी। 5th हाउस लियो जुपिटर। लियो क्यों? क्योंकि काल पुरुष के हॉरोस्कोप में 5th हाउस में लियो आता है। जुपिटर इज दी नैसर्गिक कारक। और अब आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस में जो भी राशि आ रही है उसका जो लॉर्ड है वो साथ में रोल प्ले करेगा, पूरे योग को फॉर्म कर। अमर जी। सर, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कि आपने भी तुला राशि के बारे में एक बहुत बारे में बताया कि अगर वो 3rd हाउस में है तो ऐसा होगा। अगर तुला अगर लग्न में, तो लग्न ही अस्त है सिंह की स्वराशि में, सिंह के साथ, सॉरी, सूर्य के साथ होगा तभी अस्त होगा। तो सूर्य अगर सर स्वराशि में है, मैंने अभी कोई प्रिडिक्टिव रूल डिस्कस नहीं कराया है कि अगर नहीं लग्न अस्त प्रश्न नहीं होगा कर तो लेकिन क्या अभी आप तुला, होगा। तुला राशि लग्न में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुला राशि कहीं पे भी हो, हमको उसको लेना है, 12वें में हो, 11वें में हो, तुला 10वें राशि में की हो। बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि तुला मतलब लग्न है, राशि तो अलग हो गई, वो तो जब सन के साथ होगी तभी होगा। सर तुला राशि तो लग्न अलग में हो होगा जाएगी। तो तुला राशि ही लग्न में होगी ना। राशि कैसे अस्त हो जाएगी? प्लैनेट अस्त होगा। हाँ, प्लानट अस्त हो गए, लेकिन चंद्रमा जहाँ होगा वहीं तो राशि होगी ना। तुला राशि लग्न में का क्या मतलब है कि यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो, दिस इज तुला राशि इन लग्न। मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ हाँ, अच्छा। नहीं, जैसे आपने 7 लिखा लग्न में, है ना, अभी आपने लिखा 7 3rd हाउस में लिखा, तो आपने वो राशि लिखी थी। सर राशि है ना, तुला इज अ राशि और नॉट, बताइए। हाँ बेस। तुला राशि है तो तुला हाँ, राशि अगर 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस में 7 नंबर लिखेंगे। अच्छा। तुला मेरे राशि अगर मेरा लग्न में पूछना है था। तो लग्न में 7 नंबर लिखेंगे। हाँ, नहीं राशि सर देखिए, राशि अभी अस्त आपने, नहीं होती, प्लैनेट अस्त होता है। अब तुला हाँ राशि में प्लानट अगर अस्त हो गया लग्न ना। में सूर्य बैठा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि राशि अस्त हो गई है। हाँ, समझ गए कि अस्त जो होगा वो तो शुक्र हो गया। अगर शुक्र बैठा होगा सूर्य के साथ और उस डिग्री में आएगा तब। हाँ, वो सर वो आपने अपने अगले तीसरे वीडियो में बताया था ना, वो 10 डिग्री का डिफरेंस वाला, हाँ कि 10 डिग्री से कम का डिफरेंस होगा तो वो अस्त होगा। तो वो मैंने देखा था, तो उसमें क्या है कि अगर अस्त दिख रहा है, पूरा लग्न है, और आपका जो शुक्र है वो सूर्य के साथ में है, मान लीजिए 11th हाउस में ही, और सूर्य जो है वो अपनी सिंह राशि में ही है, ठीक है, तो उसको अस्थि मानेंगे। अगर लग्न अस्त हो गया, 10 डिग्री के अंदर है तो अस्त मानेंगे। अस्त मान लिया तो मतलब लग्न अस्त हो गया। हाँ हो गया अस्त। आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे भी आपने बात करी 3rd हाउस में, जैसे कि आपने अभी तुला दिखाया, ठीक है, और उसको आपने नैसर्गिक कारक ये बताया कि ये जो है आपके मैरिज से रिलेटेड, कि इसको डिस्टर्ब करेगा। तो मेरा वो क्वेश्चन ये था कि अगर तुला किसी का लग्न है और वो अस्त है, सर तुला अगर लग्न लग्न है, लग्न अस्त नहीं हो सकता, प्लैनेट अस्त होगा ना। तुला तुला राशि कैसे अस्त हो जाएगी? समाधि 7th हाउस में, मतलब फर्स्ट लग्न वाले हाउस में 7 नंबर लिखा है, वहां पे कोई भी ग्रह नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये तुला लग्न है। हाँ जी बिल्कुल है। तुला लग्न, इसका स्वामी कौन हो गया? शुक्र हो स्वामी गया। शुक्र जी। अब ये अगर सूर्य के साथ बैठा है तो अस्त हो गया, सर अगर 10 डिग्री से कम है। वीनस अस्त हुआ ना, राशि थोड़ी ना अस्त हुई। ओके। अस्त प्लैनेट होगा, राशि अस्त नहीं होती। अगर राशि का लॉर्ड अस्त हो गया है तो वो प्लैनेट ही अस्त कहलाएगा, राशि अस्त नहीं होगी। तो अब हम एक जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि राशि इंपॉर्टेंट है, ग्रह इंपॉर्टेंट? दोनों।
दोनों इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू रिलेटेड टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। हाँ, ये मतलब कैसा दोनों सवाल चीजें है आपका इंपॉर्टेंट कि अलग अलग। प्लैनेट इंपॉर्टेंट है या राशि इंपॉर्टेंट है? यस सर। ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। ये तो वो होता है ना जैसे बच्चों वाला सवाल कि ये ज्यादा जरूरी है या वो ज्यादा जरूरी है, वैसा सवाल है। ज्योतिष में इतने लेवल पे आने के बाद आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि आप सवाल किस प्रकार का पूछ रहे हैं। ये एक इंटरमीडिएट लेवल का सवाल नहीं है कि प्लैनेट इंपॉर्टेंट है या राशि इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा क्वेश्चंस में भी मैच्योरिटी आनी चाहिए। दीप्ति जी। प्रणाम सर। सर प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं 1 to 12 पूरा रहता है उस प्लैनेट्स राशि का, तो ऐसे ही जैसे अगर मान लीजिए सजिटेरियस लग्न है तो हम अगर 9 है तो हम 9 को वही रीड करेंगे जैसे कि हम काल पुरुष में 9 हाउस को रीड करते हैं, किसी भी मतलब हाउस को उसी तरीके से रीड करते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्या है, काल पुरुष की कुंडली से हम नेचुरल सिग्निफिकेटर को पकड़ते जी हैं, नैसर्गिक जी कार का होता है। जी इसलिए जैसे काल पुरुष का अगर ये हॉरोस्कोप बनता है तो जी यहाँ पे मेष लगन आता है काल पुरुष में, और जी तुला 7th में आ जाता है। तो जी इस काल पुरुष के हॉरोस्कोप से हमने नेचुरल सिग्निफिकेटर मैरिज के लिए लिया तुला। जी 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 अब धनु लग्न का अगर हॉरोस्कोप बनेगा तो 7वें भाव में आएगी बस जेमिनाई राशि। जी ओके, जी हाँ। तो अब धनु लग्न वालों के लिए जेमिनाई एंड तुला, लिब्रा, जी ये जी दोनों इंपॉर्टेंट है मैरिज के लिए। ओके, यहाँ पर तुला आपका 11th हाउस में बैठ जाएगा, तो 11th हाउस तुला राशि और जो भी अगर प्लैनेट भी वहां होगा तो वो सारी चीजें प्लस वीनस, यस, ये सभी चीज इंपॉर्टेंट जेमिनाई, होगी। जेमिनाई से यू विल टेक मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द मरकरी, यस लॉर्ड ऑफ मैरिज एंड यस वीनस इज द नैसर्गिक कारका फॉर मैरिज। ओके तो ठीक है। और वीनस को तो 11th देखना ही है, हाउस, कोई भी लग्न हो। जी अब जैसे सैजिटेरियस वालों के लिए मर्क्यूरी 7 में देखा जाएगा, जी ऐसे ही सिम वालों के लिए सैटर्न 7 में देखा जाएगा, जी। बिकॉज सैटर्न की राशि 7th हाउस में आ रही है। सर सो हाउस भी काल इंक्लूड होती है, जी, हाउस को भी इंक्लूड करते हैं जिस हाउस में बैठा होता है। जी मान बिल्कुल, लीजिए क्योंकि लिब्रा। क्योंकि जो भी गोचर हो रहा है या जो भी एस्पेक्ट आ रहे हैं, है ना, जी लेट्स से कि मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, जी तो ये तुला राशि को एस्पेक्ट कब करेगा, जब तुला राशि 7वें भाव में होगी, जी जी जहां पे वो प्लैनेट सर। बैठा है। तो हाउस की इंपॉर्टेंस इस तरीके से आती रहती है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। है। वंदना जी। ओके, तो आई थिंक ये आपको जो बेसिक रूल्स है योग को स्टडी करने के लिए आपको वो समझ में आ गए। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार योगों में नैसर्गिक कारका को मेंशन नहीं करा जाता। क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी योग को पढ़ रहा है उसे ये मालूम है कि नैसर्गिक कारका इंक्लूड होगा ही होगा, इसलिए हमें एक्टिवली हर बार इस चीज को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप नैसर्गिक कारका को देखिए, वो देखना ही है। और नैसर्गिक कारका फिक्स्ड है, वो आपके लग्न के हिसाब से चेंज नहीं होगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे 3 योग बताऊंगा, जिससे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस चीज को समझ पाए। और उसके बाद में क्लासिकल योगास और जो प्रिडिक्टिव योगास हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, उनको कैसे अप्रोच करना किया जाता है, वो भी हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स से कि मैरिज का ही यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, तो हम मैरिज से रिलेटेड एक योग को यहाँ पे स्टडी करते हैं। अब मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, बहुत। आप कौन सा योग स्टडी करना चाहेंगे, आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। क्या बात, तीन चार लोगों का मैसेज आया है कि अनफेथफुल स्पाउस का योग बता दीजिए। बहुत ज्यादा डिमांड है लॉयल्टी को चेक करने की, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो मैरिज का
जो योग है, जैसे आप में से 3-4 लोगों ने मैसेज करा है, अनफेथफुल स्पाउस, अनफेथफुल स्पाउस यानी कि चीटिंग के योगास अगर आपको देखने हैं तो यहां पे 2 अप्रोचेस हम ले सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच इज सामने वाले व्यक्ति के हॉरोस्कोप में उस चीज को, अब देखिए एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, आप लोगों ने ये योग लिखा है इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं, लेकिन इसको समझने के बाद आपको जजमेंटल नहीं होना है अगर आपको आपके स्पाउस का हॉरोस्कोप पता है या अगर आपके हॉरोस्कोप में भी ये है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, बहुत सारे कैंसिलेशंस होते हैं, वर्गा चार्ट्स होते हैं, सब चीजों से कंफर्म करके वी कैन कम टू अ कंक्लूजन। तो जजमेंटल हमें यहाँ पे नहीं होना। तो 2 अप्रोचेस हैं, एक है कि सामने वाले व्यक्ति के हॉरोस्कोप को स्टडी करके ये बताया जा सकता है, दूसरी अप्रोच ये है आपके अपने हॉरोस्कोप में ये हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो स्पाउस है वो लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब इन दोनों अप्रोचेस में जो फर्स्ट अप्रोच है जहां पे दूसरे व्यक्ति के हॉरोस्कोप को देख के हम बता रहे हैं कि ये व्यक्ति लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, ये इजी है। हालांकि इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस है, बट कंपैरेटिवली ये इजी है, रादर देन कि आप अपना हॉरोस्कोप देखें और अपने स्पाउस के बारे में प्रेडिक्ट करें, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। सो हम फर्स्ट अप्रोच ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आए। अब जब हम लॉयल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, इंटेंसिटी। सामने वाला व्यक्ति किस इंटेंसिटी से आपको चीट कर सकता है, क्या उसका कोई मेलेफिक इंटेंशन ऐसा हो सकता है कि वो आपको दुख देना चाहता हो, क्योंकि चीटिंग भी अलग अलग तरीके की होती है। एक होता है कि किसी से गलती हो गई, और जो ये फर्स्ट टाइप है मिस्टेक, ये एक्टिवेट जनरली होगा फ्रॉम ट्रांजिट्स, है ना। अगर किसी ने बाय मिस्टेक अपने पार्टनर को चीट कर दिया हो तो उसमें वो मिस्टेक का योग होगा, एक योग होगा जहां पे गलतियां दिखा रहा होगा कि वो व्यक्ति कोई ना कोई गलती करेगा रिलेटेड टू मैरिज, मिस्टेक रिलेटेड टू मैरिज। ये एक योग बनता है। अब इसमें भी अलग अलग डिस्टिंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक हो सकता है गलत व्यक्ति से मैरिज कर ली हो जो आपके लिए सूटेबल ना हो, दैट इज ऑल्सो मिस्टेक रिलेटेड टू मैरिज। फिर एक हो सकता है कि अपने पार्टनर को गलती से चीट कर दिया हो, दैट इज ऑल्सो मिस्टेक रिलेटेड टू मैरिज। एक हो सकता है कि गलत मुहूर्त में शादी कर ली हो, दैट इज ऑल्सो मिस्टेक रिलेटेड टू मैरिज। सो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, एक ये हो सकता है कि गलती से किसी ने वो व्यक्ति होश में ना हो या कुछ भी ऐसा रीजन हो, बट जो चीटिंग हुई है, जो डिसलॉयल्टी हुई है, वो मिस्टेक की वजह से हुई है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अपने पार्टनर को चीट करे। और ये जो मिस्टेक वाले योगाज है ना, ये एक्टिवेट जनरली होते हैं ट्रांजिट से, और जैसे वो ट्रांजिट हो जाता है देन यो रियलाइजेशन आ जाता है दैट इट वाज अ मिस्टेक एंड वो चीज खत्म हो जाती है। दूसरा होता है विथ इंटेंशन, जानबूझ के। ये स्ट्रॉन्ग योग होता है बिकॉज दिस इज मोर लाइक अ प्रॉमिस। विद इंटेंशन मैंने अपने पार्टनर को चीट करा, मैं जानता था कि वो चीज गलत है लेकिन फिर भी मैंने किया बिकॉज ऑफ माई ओन सेटिस्फेक्शन, मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, इसलिए मैंने चीटिंग करी। तो ये वाला जो योग है ये स्ट्रॉन्ग माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन है, दिस इज मोर लाइक अ प्रॉमिस कि आप ये करोगे, और आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप में ये प्रॉमिस होगा कि वो चीट होंगे, तो दोनों ही प्रारब्ध हैं।
लेकिन इसमें इंटेंशन क्या था? पर्सनल सेटिस्फैक्शन। पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अब विद इंटेंशन में एक योग और एडिशनल बन सकता है, और वो योग ये है कि आपका पार्टनर आपको सेटिस्फाई शायद नहीं कर पा रहा हो। यहां पे जो हम पर्सनल सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं ना, ये एक तरीके से मस्ती है कि मुझे ज्यादा मस्ती करनी है। लेकिन एक दूसरा कॉम्बिनेशन भी बनेगा कि आपका पार्टनर आपको उतना नहीं दे पा रहा हो जितना नेसेसिटी है एक रिलेशन। एक तो है कि आपको जितना मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा मस्ती करनी है, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने एक नेचर है आपका कि मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहूं, वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन में है। एक है कि जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पा रहा है, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए एक रिलेशनशिप में सेटिस्फेक्शन उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो नेसेसिटी, इस नेसेसिटी को पूरा करने के लिए आप चीटिंग करते हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये इंटेंशन के साथ है। अब तीसरा यहां पे जो एक और काफी स्ट्रॉन्ग योग बनता है, वो ये है कि मुझे अपना सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने पार्टनर को दुख पहुंचाना है। उस इंटेंशन के साथ में चीटिंग करूं कि जो मेरा पार्टनर है उस वो लिटरली वो हर्ट हो, उसे दुख पहुंचे। मेलेफिक इंटेंशन। अब इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है डिवोर्स लेना हो या जो भी हो, लेकिन यहां पे ये व्यक्ति जानबूझ के ये चीज कर रहा है ताकि सामने वाले को दुख पहुंचे, और उस इंटेंशन के साथ यहाँ पे चीटिंग करी जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए कि एक पर्टिकुलर योग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। चीटिंग एक बहुत वाइड टर्म है। वो उस चीटिंग के पीछे की जो कहानी है वो मल्टीफोल्ड हो सकती है, और वो हॉरोस्कोप के अलग अलग कॉम्बिनेशंस पे अगेन बात वही आ जाती है, कौन सा योग उस चीटिंग के इवेंट को एक्टिवेट कर रहा है। तो यहां पे जो चीटिंग है दैट इज एन इवेंट, ये एक इवेंट है। और योगास जो हैं वो इस इवेंट को एक्टिवेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट योगास। हो सकता है मिस्टेक का योग इस चीटिंग को एक्टिवेट कर रहा हो सकता है इंटेंशन वाला योग एक्टिवेट कर रहा हो, नेसेसिटी वाला योग एक्टिवेट कर रहा हो, मेलेफिक इंटेंशन वाला योग एक्टिवेट कर रहा हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो फिजिकली केपेबल ना हो, तो वो एक योग एक्टिवेट कर रहा हो कि सामने वाला फिजिकली केपेबल नहीं है बहुत सारी चीजों, या सामने वाला एडिक्शंस में है। तो एक एक यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाता है कि एडिक्शंस, अगर आपका पार्टनर किसी ना किसी एडिक्शन में है, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, कोई भी, तो भी आप चीट कर सकते हैं। तो चीटिंग का इवेंट अलग अलग योग से एक्टिवेट हो सकता है, ये आपको समझना जरूरी है। अब जैसे एक योग मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं जो काफी सिंपल है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैरिज में एक्टिव हाउसेस जो हैं वो कौन कौन से हाउसेस हैं। मैरिज के लिए जो एक्टिव हाउसेस माने जाते हैं वो कौन कौन से ऐसे हाउसेस हैं जिन्हें हम एक्टिवली कंसिडर करेंगे। अगेन जो पूरा हॉरोस्कोप है वो हर हाउस हर प्लैनेट इन्वॉल्व होगा किसी भी इवेंट में, ये मैंने आपको पहले एक बेसिक रूल बताया था। लेकिन फिर भी जो एक्टिव हाउसेस हैं मैरिज के लिए और कोई भी मैरिज के योगा के लिए, चीटिंग रिलेटेड टू मैरिज, अगर अफेयर में चीटिंग हो रही है, आपकी शादी नहीं हुई और आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अगर आपको चीट कर रहा है, अफेयर में है, उसमें वहां पे फिर चीजें बदल जाएंगी। मैरिज के लिए स्पेसिफिकली हम देखते हैं 4th हाउस, 7th हाउस,
8th house, 12th house and 5th house. 4, 7, 8 एंड 12 ये मेजर है, 5th हाउस का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। सो अब इन हाउसेस को क्यों लिया गया, इसके पीछे का रीजन भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। 4th हाउस इज योर सुख भाव, 7th हाउस इज सेक्सुअल रिलेशंस, पार्टनर, 8th house is life after marriage. 12th house is actually marriage. Bandhana. 12th house is what? Bandhana. So 7th के साथ 12th, क्योंकि 7th is partner, आपका spouse. अब वो लिव इन पार्टनर भी हो सकता है। जब 12th के साथ रिलेशन बनेगा, then it will be a marriage. क्योंकि जो बंधन आता है किसी भी प्रकार, जैसे जेल यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा, हम कहते हैं कि 12th हाउस से आती है। क्यों? क्योंकि वो बंधन है। वैसे ही मैरिज भी एक बंधन है। तो मैरिज का जो मेन सिग्निफिकेटर है दैट इज 12th हाउस, और फिर उसके बाद 7th हाउस। 5th हाउस जो है वो मैरिज के बाद ज्यादा रोल रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी बच्चों को दिखाता है। और मैरिज में अगर इसका रोल है तो लव मैरिज में 5th हाउस का रोल जो है वो ज्यादा रहता है। ओके, तो यहाँ पे एक तरीके से आप ओवरऑल मैरिज को अगर 5th से आप डिनोट करेंगे तो एक तो लव मैरिज हो गया, इसके योग अलग बनेंगे। और मैरिज के बाद अगर आप 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, स्पेशली इन मेयर हॉरोस्कोप, तो ये प्रोजेनी दिखाएगा। और उसके साथ साथ फ्यूचर प्लानिंग जो मैरिज के बाद होती है वो भी 5th हाउस से आती है। तो ये रोल यहाँ पे रहता है, इसलिए इन सारी चीजों को देखा जाता है। इन सारे हाउसेस को प्राइमरी तौर पे कंसिडर करा जाता है। इन्वॉल्वमेंट हर हाउस का रहेगा। अब अगर इन हाउसेस में से किसी भी एक हाउस में आप ये कॉम्बिनेशन देखते हैं, वीनस प्लस राहु अंडर 10 डिग्रीज, यहां डिग्री इंपॉर्टेंट है, अंडर 10 डिग्रीज, वीनस प्लस राहु अंडर 10 डिग्रीज, तो ये जिसके हॉरोस्कोप में बन रहा है वो व्यक्ति चीट कर सकता है। आपके हॉरोस्कोप में बन रहा है तो आप चीट कर सकते हो। आपका पार्टनर, आपके पार्टनर का प्रिडिक्शन नहीं किया जा रहा है। जिस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में ये बन रहा है वो व्यक्ति चीट कर सकता है। तो वीनस प्लस राहु इन हाउसेस में 4, 7, 8, 12, 5 किसी भी राशि में हो, यहां पे कोई भी राशि हो, डजेंट मैटर, ये हाउसेस होनी चाहिए। उसके साथ साथ वीनस प्लस राहु अगर लिब्रा में है देन डेफिनेटली वीनस के सिग्निफिकेशंस की वजह से मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिज डिस्टर्ब हो सकती है। और यहां पे शुक्र का एक सिग्निफिकेशन लव भी है, यानी किसी और व्यक्ति के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट हो। सो 10 डिग्रीज के अंदर, अच्छा 10 डिग्रीज से बाहर है अगर, यानी 12 डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्रीज का डिफरेंस है, 20 डिग्रीज का डिफरेंस है, तो ये अफेयर या डिसलॉयल्टी उस हद तक नहीं दिखाएगा। लेकिन यस, ये इंसान के नेचर को थोड़ा सा फ्लर्टी बना सकता है ये कॉम्बिनेशन। so, जैसे अगर 20 डिग्री का डिफरेंस है तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति फ्लर्ट, ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चीट करेगा, बट यस वो फ्लर्टी हो सकता है, वो फ्लर्टी हो सकता है। इतना आपको यहां पे समझना है। इसके साथ साथ अगर 7th हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो भी, अकेला किसी भी राशि में बैठा हो,
तो भी चीटिंग का योग बनता है। क्लियर है सभी को? ये एक योग जो काफी स्ट्रांग है। ऐसे ही बहुत सारे योग जो हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशंस में, जो हमारी सीरीज में। यस, किसी का कोई क्वेश्चन इस पर्टिकुलर योग में? रोशनी जी। जी सर। सर आप सुन सकते हैं मुझे? जी। हाँ सर, मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा था कि सेकंड हाउस फैमिली रिलेटेड होता है, तो उसको भी मैरिज में कंसिडर करते हैं, तो यहाँ हम नहीं करेंगे? नहीं, वो सेकंड हाउस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैरिज के हैपनिंग में आता है कि आपकी फैमिली बड़ी हो रही है। यहाँ पे हम ओके फोकस अभी कर रहे हैं लॉयल्टी के ऊपर, तो सेकंड हाउस का कोई इतना ज्यादा रूल नहीं। सेकंड हाउस इज लाइक वो पूरा परिवार, ओवरऑल आपका, आपके बच्चे भी, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, वाइफ, सब, दैट इज सेकंड हाउस, फैमिली। ओके। सर एक बात और पूछनी थी, लास्ट जो आपने बताया राहु इन 7th हाउस, तो ये नेटिव के चार्ट में देखेंगे या स्पाउस के? क्योंकि नेटिव 7th नेटिव हाउस नेटिव के चार्ट किसी में। के में ओके, भी हो, स्पाउस के में हो तो वो हाँ चीटिंग करेगी। एस्पेक्ट तो आएगा यहाँ ही। पे मैंने पहले यही बताया था कि हम आपके हॉरोस्कोप से आपके स्पाउस का नेचर अभी प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा एडवांस है। हम ओके जो जिस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में ये बन रहा है हम उसके बारे में। ओके, थैंक यू सर। इसके कैंसिलेशंस भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। हर योग का कैंसिलेशन होता है, एक्सेप्शन होता है, तो वो अभी हम बात के लिए छोड़ देते हैं। अभी सिर्फ योगास को स्टडी करें। हर्षिता जी। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर तो अगर ये योग मतलब 9th हाउस में है तो सर वो इफेक्ट नहीं करेगा फिर? आपने जैसे बताया 4, 7, 8, 12, 5, देन राशि एंड हाउस ना, यस। तो 9th हाउस में अगर ये योग बनता है तो ये इफेक्ट करेगा सर? 9th हाउस में देखिए डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन 9th हाउस में इस योग का बनना मतलब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जो जो पाथ, धर्म दिखा रहा है कि आपको इस पाथ पे आगे बढ़ना है, उससे वो व्यक्ति भटक सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हर योग की अपनी लेयर होती है अलग अलग। जैसे कि फर्स्ट लेयर के हिसाब से तो 9th हाउस में अगर वीनस राहु का 10 डिग्री के अंदर का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो डायरेक्टली चीटिंग को नहीं दिखाएगा। ओके। लेकिन अगर वो व्यक्ति धर्म से भटक रहा है, धर्म से वो भटकेगा, 9th हाउस में ये योग बन रहा है तो, और कहीं ना कहीं से 7th लॉर्ड या 12th लॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो मैरिज के धर्म से भटक जाएगा। यही चीज आप नवांश में क्लैरिफाई इसको और अच्छे से कर सकते हैं, नवांश को चेक करें। ओके, और अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड बनता है अगर वो साथ में बैठ गया सर तो तभी भी कुछ होगा? 12th, हाँ बिल्कुल, 12th हाउस का लॉर्ड अगर साथ में बैठ जाएगा तो फिर मैरिज के ऊपर इसका प्रभाव आएगा। ओके सर, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड बैठा है चंद्रमा, देन इसलिए पूछना था सर। ओके, बिल्कुल आएगा। ओके सर। और ओके, चंद्रमा वैसे भी चीटिंग को दिखाता है भृगुनंदी नाड़ी के। अगर चंद्रमा चीटिंग के योग में पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रॉम एनी एंगल, ओके, तो वो और स्ट्रांग बन जाएगा वो योग चीटिंग का, बिकॉज अकॉर्डिंग टू BNN मून इज द कारका फॉर चीटिंग। भृगुनंदी नाड़ी में ऐसा बताया गया, ओके। और हमने तो देखा भी है ये अप्लाई करके। ओके सर, तो अगर वो धर्म में जाता है, सपोज अगर ओकल साइंस में ही है तो सर फिर चीटिंग का नहीं बनेगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो ऑकल्ट साइंस में है तो नहीं बनेगा। मैंने कहा कि उसका धर्म ऐसा, जो व्यक्ति ऑकल्ट साइंस में, धर्म उस पर अप्लाई नहीं होता है। ओके, धर्म हर व्यक्ति पे अप्लाई होता है, हर व्यक्ति का धर्म है। धर्म आपको ये बताता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज धर्म। ओके, ओके, ओके। खाना खाने का भी एक धर्म है। खाना जी सर। खाने के पहले आपको गायत्री मंत्र पढ़ना होता है टू प्योरिफाई द फूड, दैट इज धर्म, दैट इज द राइट वे टू ईट। ऐसे ही मैरिज का धर्म है, ओके, देयर आर डूज एंड डोंट्स फॉर मैरिज। ओके, ओके, वो हर व्यक्ति के ऊपर होगा। यहाँ पे धर्म का मतलब ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड नहीं है। ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
पट्टम जी। जी नमस्ते नमस्ते। सर। मेरा बेटा का आप जो बोले थे ना 11th हाउस देखिए में। प्लीज आप अपने और अपने रिलेटिव्स का हॉरोस्कोप यहाँ पे डिस्कस नहीं करिए, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डाउट है वो पूछिए। कॉन्सेप्ट में क्या डाउट है बताइए, क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए। सर वो जो अब जो वेनस बोले हैं ना, वेनस तो ये मेष राशि में है और सैटर्न 7th में है। सवाल बताइए, आपका सवाल क्या है। तो बेटा का सर शादी नहीं हो पाता है इसलिए। सर मैंने अभी यहाँ पे शादी नहीं होना या होना से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करा है क्या, नहीं सर। बताइए। हम यहाँ किस नहीं सर। टॉपिक पे हैं, हम यहाँ लॉयल्टी के टॉपिक पे। ओके, तो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उससे रिलेटेड आप सवाल पूछिए। आप टॉपिक से हट के पूछेंगे मैं जवाब नहीं दे। ठीक है। अर्चना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आप बता रहे हैं कि वीनस राहु 7th हाउस में है, तो वो नेटिव चीट कर सकता है। तो वही अगर हम उसे लग्न में अगर हो वो वीनस राहु कॉम्बिनेशन, तो वो नेटिव को भी एज अ पर्सनालिटी शो करता है ना, फर्स्ट हाउस। तो क्या हम वहां फर्स्ट भी हाउस में कंसिडर जो करेंगे इसे वीनस राहु का स्ट्रांगली? कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल नॉट डायरेक्टली शो चीटिंग। वो कॉम्बिनेशन आपको ये बताता है जनरली कि जो एक दिखावा होता है ना, खर्चा करना दिखावे वाली चीजों के ऊपर, हम्म। वैसा नेचर उस व्यक्ति का हो। ओके, तो हम उसे एग्जैक्टली मैरिज के टर्म्स में चीटिंग के लिए नहीं कंक्लूड कर सकते। नहीं, डायरेक्टली नहीं। बट सर नेट हम लेकिन फर्स्ट हाउस नेटिव। हाँ। ऐसा व्यक्ति अ, दिखावे की वजह से कोई ना कोई गलती जरूर कर सकता है। ओके सर। ये वीनस राहु अगर फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो मैच मेकिंग अगर प्रॉपर अच्छी तरीके से कर दी जाए तो फिर आगे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी मैरिज में। लेकिन मैच मेकिंग अगर गलत हो गई तो फिर ये चीटिंग हो सकती है। ओके सर, और अगर आप कह रहे थे जैसे 12th हाउस को भी हम मैरिज का मतलब सिग्निफिकेंट हाउस मानते हैं, मैरिज 12th हाउस को आप बोल रहे थे, तो अगर ये कॉम्बिनेशन वहां भी बनेगा तो भी हम फिर बोलेंगे इस योग को कंसिडर करेंगे? यस, 12th में अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है और हम्म। राहु ज्यादा स्ट्रांग है वीनस से, तो व्यक्ति के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। ये एक लेवल और हाई है। मतलब एक होता है ना कि एक बार चीटिंग कर दी है, बार बार चीटिंग करने वाला योग बन सकता है अगर 12वें में चला जाए तो। अच्छा सर, वही पूछना था क्योंकि फर्स्ट हाउस अगर आप 7th के जस्ट अपोजिट फर्स्ट हाउस है हमारा, जो हमारी कालपुरुष की कुंडली है हम्म। उसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि वो तो एक नेटिव का भी एक उसमें आता है ना रोल, इस वजह से मैं क्योंकि पूछ रही मैंने थी। वही चीज शुरुआत में बताई थी कि हर हाउस कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ओके सर। कोई हाउसेज ऐसे होंगे जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो है, हम्म। फर्स्ट हाउस कब एक्टिवेट होगा इस चीटिंग में मैं आपको बताता हूँ। जैसे वीनस राहु मींस दिखावे की चीजों पे ज्यादा खर्च करना, थोड़ा सा लैविशली लाइफ लीड करना। अब अगर इस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में विल पावर और धर्म से रिलेटेड जो प्लैनेट्स और राशि हैं वो कमजोर हैं, तो ये दिखावे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, एंड दैट कैन रिजल्ट इन चीटिंग। ओके स्पेशली अगर 7th हाउस स्पॉइल्ड है, वीनस स्पॉइल्ड है और 7th लॉर्ड स्पॉइल्ड है, सर, तो तो हम मैरिज में इसमें इसमें आप जो बोल रहे थे इंटेंशनल योग जो बन रहा है वो बन उसे सकता है कंसिडर करेंगे इंटेंशन। कि वो डेफिनेटली। इंटेंशनली दैट वांट्स दिस थिंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके स्पाउस ने चीट करा हो या आपने चीट करा और आप अपना हॉरोस्कोप शेयर करना चाहते हो, जिनके साथ हुआ है ना, मैं किसी को यहाँ पे जिस जिनके साथ नहीं हुआ है वो मत शेयर करिए, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को भी अक्यूज किसी चीज के लिए नहीं करना चाहते हैं। जो ये भुगत चुके हैं वो अगर आप शेयर करना चाहते हैं, अरविंद जी, आप कंफर्टेबल है अरविंद जी शेयर करने के लिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस सर। आप कंफर्टेबल हैं? यस सर, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक मिनट। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर 2 जन 1978। टाइम टाइम 12:10 रात के AM 12:10 0 AM 12 आएगा। 10 यस सर, 12 10 नाइट का। हाँ, ओके ठीक है। एंड तेजपुर असम। यही हॉरोस्कोप है? यस सर। ओके ठीक है। तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये किसका है, आपका है, स्पाउस का है, या किसी फ्रेंड का है। बस हमें हॉरोस्कोप से यहाँ पे मतलब है। एंड वील सी। सो यहां पर स्टेप बाय स्टेप हम फिगर आउट करने का प्रयास करेंगे। अरविंद जी, ये मेल हॉरोस्कोप है या फीमेल हॉरोस्कोप? मेल। 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो 7th हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज या एंड केतु इज द ब्रेक ऑफ मैरिज। केतु Yes. मतलब ब्रेक, किसी भी चीज में ब्रेक। ओके या ओके, ठीक है। सो हाँ जी, एक सिग्निफिकेटर यहाँ 7th हाउस का खराब हो रहा है, विच इज द प्लेसमेंट ऑफ केतु। केतु। नाउ 7th लॉर्ड यहाँ पे 12वीं राशि आ रही है, मीन राशि। लॉर्ड इज जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर इज रेट्रोगेट। यस सर। रेट्रोगेट का मतलब होता है पीछे जाना, हाँ। यानी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कार्मिक रीजन। इस हॉरोस्कोप में 3 प्लैनेट्स रेट्रोगेट। यस सर। ओके, एंड जुपिटर इज बाधक ऑल्सो, लेकिन चलो उसको भी हम इग्नोर। देन 7th हाउस में हमने देखा 7th हाउस इज डिस्टर्ब। तुला राशि 2nd हाउस में है यहाँ पे, और इस तुला राशि के ऊपर इस जुपिटर का, जो रेट्रोगेट जुपिटर है, उसका एस्पेक्ट है। 5th एक्सपेक्ट है। फिफ्थ एस्पेक्ट। या और साथ साथ नीच के मंगल का 4th एस्पेक्ट है। 1 2 3 ठीक 4। है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल नीच का है, बट रेट्रोगेट हो रहा है, तो वो प्रभाव यहाँ पे फिनिश होगा मंगल का। सो समहाउ यहाँ पे आप देखिए कि तुला राशि भी एफ्लिक्ट हो रही है। ओके। अब उसके बाद जो नेचुरल सिग्निफिकेटर है, दैट इज वीनस सिटिंग इन 4th हाउस विद सन। यहाँ पे शुक्र कंबस्ट है क्या? कंबस्ट हो गया, ठीक है। तो वीनस कंबस्ट, यानी कि नेचुरल सिग्निफिकेटर भी कंबस्ट हो मैरिज का डाउन है यहाँ। अस्त हो गया। कंबस्ट हो गया मतलब उसकी कोई पावर ही नहीं बची। तो 12th जो 7th लॉर्ड है वो रेट्रोगेट है, नेचुरल सिग्निफिकेटर कंबस्ट है, और 7th हाउस एफ्लिक्टेड है, तुला राशि एफ्लिक्टेड है। तुला राशि सैटर्न से भी रिफ्लेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट 12th हाउस में शनि है, वो भी रेट्रोगेट इन द साइन ऑफ सूर्य, एनिमी साइन, रेट्रोगेट सैटर्न। और ये शनि अगेन तुला राशि को एफ्लिक्ट कर रहा है यहां से, तीसरी दृष्टि से। थर्ड एस्पेक्ट। ओके। करेक्ट? करेक्ट।
मैरिज में प्रॉब्लम है, हमको इतना समझ में आता है इस वक्त। बिल्कुल और भी ऐसा। बहुत सारे योग हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। नाउ चीटिंग की बात अगर हम करें तो वीनस राहु या राहु इन सेवेंथ, ऐसा कोई योग यहाँ पे आपको नहीं नहीं। दिखेगा, है ना। वीनस राहु ऐसा कोई योग नहीं, लेकिन यहाँ पे चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है। अब ये चंद्र राहु का जो ग्रहण योग बनता है, ये इंसान को डिप्रेस कर देता है और उसे सही गलत का फर्क समझ में नहीं आता। हमेशा इंसान डिप्रेस रहेगा। तो ग्रहण लग गया ना, माइंड के ऊपर ग्रहण, जो जिंदगी की छोटी छोटी सी हैप्पीनेस होती है, खुशियां होती हैं, उनको भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। और गलती यहां से निकल के आई। राहु चंद्रमा। यस। हाँ, कुछ कह सकते हैं, जिद जिद कह सकते हैं। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, माइंड, माइंड के ऊपर ग्रहण। एंड शुक्र विच इज द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस, धर्म, इज कंबस्ट। यानी कि लाइफ के बहुत सारे एरियाज के अंदर सही गलत का निर्णय लेना, क्या क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये व्यक्ति वहां पे फेल हो सकता है। क्लियर हुआ आपको? हेलो, कोई कुछ बोल रहे? हेलो जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। अच्छा सर, अभी आ रही अभी ब्रेक हो रही है आवाज। है? वेरी गुड, चलो ठीक। तो इसका डिवोर्स है। डिवोर्स के योग अलग है, यस, बट मैरिज ब्रेक होने के चांसेस हैं, सेपरेशन की वो है। पॉसिबिलिटी है। वो है। अच्छा, आप ये बताइए, ये जिसका भी हॉरोस्कोप है, बच्चों के साथ हॉस्पिटलाइजेशन के कितने इवेंट हुए? एक हुआ है। दो। एक हुआ है। दो 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 दो। सीरियस हो गए काफी? हाँ, तो मतलब फर्स्ट वाला तो सीरियस था। हम्म। सेकंड भी मोस्ट प्रोबेबली लगा सकते हैं। इनको थोड़ा बोलिएगा कि बच्चों के मामले में थोड़ा केयरफुल रहें। हाँ, वो केयरफुल ही रहते हैं इवेंट के बाद। ओके, तो आपको सबको समझ में आया? अच्छा, नवाज देखा था तुमने इसका? नवाज में सेवंथ लॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं सैटर्न मार्च से फिर दिक्कत में है, और रेट्रो जुपिटर के साथ है। हम्म। तो कहीं ना और कहीं शादी की मैनेजमेंट भी ठीक नहीं है इनकी। मून भी सेवेंथ हाउस में ना, नवांश में, हाँ, तो वो थोड़ा चीटिंग और वैसा नेचर यहाँ पे आ ही जाएगा मैरिज में। ओके, तो एक योग और डिस्कस करते हैं, इसी से रिलेटेड एक योग हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। अब जैसा हम मैरिज डिस्कस कर रहे हैं, तो मैरिज के साथ साथ एक योग मैं आपको बताता हूँ रिलेटेड टू लव अफेयर्स। एक सवाल किसी ने अभी चैट में पूछा था कि सर, ये बताया जा सकता है कि जिस पार्टनर के साथ मैं अभी हूं, क्या उससे मेरी शादी होगी मेरे हॉरोस्कोप से, मतलब उस नेटिव के हॉरोस्कोप से? तो अगेन यहाँ पे भी अराउंड 15 से 16 योग बनते हैं। उसमें से एक बहुत ही सिंपल योग मैं आपको बताता हूं। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड राहु या केतु के साथ किसी भी प्रकार से रिलेटेड है, तो आपका जो फर्स्ट अफेयर होगा या फर्स्ट लव होगा, उस व्यक्ति से आपकी शादी नहीं होगी। जैसे कि फिफ्थ लॉर्ड
ये 5th लॉर्ड है सैटर्न। अगर सैटर्न का रिलेशन राहु या केतु से किसी भी प्रकार से बन जाता है, और यहाँ पे नक्षत्रों को भी लिया जाता है, सैटर्न अगर राहु के नक्षत्र में आ जाए तो आपका जो फर्स्ट लव है उस व्यक्ति के साथ आपकी शादी नहीं होगी। इवेंचुअली अगर आपके उसके बाद भी अफेयर रहे, सेकंड थर्ड, देन हो सकता है, लेकिन फर्स्ट वाला फ्रक्टिफाई नहीं होगा। ये सबसे सिंपल योग है इस चीज की, सबसे सिंपल। फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड योग अगेन हैं और वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके राइट, सो किसी का कोई डाउट फाइनली, अगर आपके किसी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट या किसी का कोई डाउट हो, एक बार मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूं। सभी किसी का अगर डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। रोशनी जी। जी सर। सर जैसे ये हमने अभी चीटिंग वाला केस पढ़ा, समझा, तो इसके लिए हमने सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंस चेक करे। तो ऐसा ही अगर हमको प्रॉस्पेरिटी चेक करना है मैरिज का, तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस चेक करेंगे, ऐसा कुछ होगा? मैरिज की प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको नवांश चेक करना पड़ेगा, वो पूरी एक अलग एनालिसिस है, वहां D9 का ज्यादा रोल है। अच्छा, और ये जैसे राहु 7th हाउस में बताया था एक लास्ट, वो D1 चार्ट में नहीं है लेकिन D9 चार्ट में है, तो तो हम बोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर मैरिज में चीटिंग होगी। अच्छा, उसमें ज्यादा स्ट्रांग बोलेंगे। ऑफ कोर्स D9 इज द चार्ट फॉर मैरिज होगी। करेक्ट। यस सर, थैंक यू सो मच। देखिए D1 में अगर 7th हाउस में राहु है ना, तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी चीट कर सकता है वो। ओके। बिकॉज D1 का 7th हाउस इज पार्टनर, D9 का 7th हाउस इज एक्चुअली यस यस सर। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने, थैंक यू सर। सक्षम एक बार वो ये दिखा दो, लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर, कोर्स करना है, कब से स्टार्ट है, क्या है, तो ओके वो पता नहीं। ओके ठीक है। ओके तो कोर्स में आप देखिए, कोर्स जो है वो बैनर अभी मैं आपको शो कर देता हूँ, बट कोर्स जो है वो उसमें इट इज अ मिक्स ऑफ लाइव सेशंस एंड रिकॉर्डेड सेशंस। कुछ ऐसे क्लासिकल योगाज हैं जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, पिछले बैचेस को हमने पढ़ाया है, और उसका PDF रिकॉर्डिंग सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो PDF और रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ये PDF है जिसमें क्लासिकल योगास के बारे में लिखा हुआ, और यही योगास हमने पहले पढ़ाए हुए। ये क्लासिकल योगास पढ़ने जरूरी है अगर आप दशा को इंटरप्रेट करना चाहते हैं और गोचर को इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो ये कोर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड, एक है क्लासिकल योगास, एक है प्रिडिक्टिव योगास। तो क्लासिकल योगास आर मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिडिक्टिव योगास। व्हाई? बिकॉज classical yogas will tell you the quality of horoscope. आपका मान लीजिए विदेश यात्रा का योग है, बट अगर आपके हॉरोस्कोप की क्वालिटी अच्छी नहीं है ना, तो उस योग को फ्रक्टिफाई होने में देयर विल बी प्रॉब्लम्स, और हो सकता है कि वो योग कैंसिल हो। सो क्लासिकल योगास को पहले स्टडी करना इज द फर्स्ट स्टेप। ये आपको दशा में भी हेल्प करेंगे, गोचर में भी हेल्प करेंगे, एंड ओवरऑल हॉरोस्कोप की क्वालिटी क्या है वो आपको यहाँ से पता चलेगी। जैसे ये सुनफा योग है, अनफा, दुर्धरा, और ये सारे पंच महापुरुष योग हैं। ये सारे वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी का ये PDF है, और वो लेक्चर और PDF आपको एज इट इज दिया जाता है। देन इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है विच इज प्रिडिक्टिव योगास, तो जस्ट पिछले वाले बैच को मैंने पढ़ाए थे कुछ ऐसे योगास जहाँ पे प्रिडिक्शन करा जाता है। तो ये तो हमने क्वालिटी देख लिया, अब प्रिडिक्शन कैसे करना है, तो उसमें श्रीमंत योग है, शिव योग है, बहुत सारे योग है जो प्रिडिक्टिव पार्ट है योगास का। तो वो आप फिर क्लासिकल के बाद आप वो पढ़ेंगे, और जो लाइव सेशंस होंगे उसमें मैं आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स योगास पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने आज एक लेयर आपको मैरिज का पढ़ाया, इसी को
हम थोड़ा अगर 3 लेयर में डिस्कस करेंगे तो वो एक हाई लेवल है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। तो इस प्रकार से टोटल 32 योगाज हैं आपको जो स्टडी करने हैं, एंड उसके साथ साथ फिर लाइव लेक्चर्स हैं। तो ये पूरा एक इसी तरीके की सीरीज में चलेगा। इसलिए हमारा ये जो कोर्स है ये लगभग 32 डेज का कोर्स रहेगा और बहुत सारा कुछ योगाज आपको सीखने को मिलने वाले हैं। और ये योगाज ये नहीं कि किताब से आप सीख सकते हो, जब तक इसकी इंटरप्रिटेशन ना की जाए इनको डिकोड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा ज्योतिष की नॉलेज होनी चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर इन योगास को आप डिकोड कर सकते हो। क्योंकि क्लासिकल लिटरेचर के अंदर जो योगास है वो संस्कृत में लिखे गए हैं और कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, तो उनको एलाबोरेट करना, उनके प्रोनाउंसिएशन को समझना नॉट ए इजी टास्क। तो हमने आप सभी के लिए बहुत इजी वे से इनको डिकोड किया है और बहुत इजी वे से आपके लिए ये जो कंबाइंड कोर्स है योगास का वो लेकर आए। एक मिनट, एक तब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई। यस, दीपक ललिता जी का सदाना। हाँ दीपक बोलो। हाँ जी सर, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मैं ये चीटिंग के रिलेटेड ही बात करना चाहता था। जैसे अब हमारा समाज इवॉल्व हो रहा है, या मतलब सही है गलत वो नहीं मैं कहूँगा, तो इतना एडवांस हो गया है, लिव इन हो गया है, मल्टीपल रिलेशनशिप हो गए हैं, तो चीटिंग की परिभाषा भी चेंज हो गई है। जैसे अगर एक कपल है, वो कहता है कि अगर मैं मल्टीपल रिलेशनशिप में जाऊंगा मैं तुझे बता दूंगा, वो उसका स्पाउस कहता है या कहती है कि ठीक है, तो फिर वहां चीटिंग तो हुई नहीं। मतलब एक कपल है, वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी दूसरे बंदे के साथ अफेयर में जा रहा हूँ, तो वो धोखा दे ही नहीं रहा बेसिकली। वो तो कह रहा है कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ, इन्वॉल्व हो रहा हूँ, तो धोखे में रख ही नहीं रहा। तो चीटिंग की परिभाषा चेंज नहीं होगी? मतलब उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे नहीं, एस्ट्रोलॉजी में? देखिए जो परिभाषाएं हैं वो आपके या मेरे या जो व्यक्ति है उसके कहने से चेंज नहीं होगा। एक मैरिज का धर्म निर्धारित करा गया है शास्त्रों में। एनीथिंग विच इज अवे फ्रॉम दैट धर्म इज चीटिंग। आपने कल को आप अगर ये बोल दें या ऐसी एक सोसाइटी बन जाए जो ये मानने लगे कि भाई मर्डर करना तो कोई गुनाह नहीं है, तो क्या वो मर्डर करने का जो पाप है वो समाप्त हो जाएगा? फिर आप कर सकते हैं। That's something different, but relationship is... Why relationship is different? आप किसी को मतलब मैं समझ गया आप जो कहना चाह रहे हो, बट जैसे किसी अलग रिलीजन में 4 मैरिजेस अलाउड हैं, तो उसमें चीटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे देखा जाएगा? नहीं, मतलब देखिए 4 मैरिजेस तो आप अगर सनातन धर्म में देखेंगे पहले, तो मल्टीपल मैरिजेस वर अलाउड। मल्टीपल मैरिज डजंट मीन चीटिंग। ओके, बहु विवाह कहा गया है ना, इट्स मैरिज। ठीक भाई है। आप एक व्यक्ति के साथ विवाह कर रहे हैं, यू आर गिविंग दैट पर्सन रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू बी योर स्पाउस। फिर आप दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर रहे हैं, उसको भी आप उतना ही रिस्पेक्ट, उसको भी उतना ही ऑनर दे रहे हैं। दैट इज मल्टीपल मैरिज। ठीक है। पहले जमाने में ये क्यों होता था? फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राइट? अपनी राज सीमा बढ़ानी है तो राजा अलग अलग प्रांतों में जाके विवाह करते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एक रानी के साथ जैसा उनका बिहेवियर है वैसा दूसरी रानी के साथ नहीं होगा। डेफिनेटली एक के साथ थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट हो सकता है, बाकी के साथ कम हो सकता है, बट द रिस्पेक्ट एंड ऑनर वाज गिवन, वो दिया गया। तो किसी भी धर्म में अगर मल्टीपल मैरिज हो रहा है, दैट डजंट मीन्स चीटिंग। ओके, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि आप अफेयर करो मल्टीपल, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। मल्टीपल मैरिज का कॉन्सेप्ट सनातन धर्म में भी था और जितने भी धर्मों में वो ये है कि आप विवाह करो ना। ठीक है, मेक सेंस। ओके। और दूसरा, चलो सोए। जब आपको शास्त्रों की नॉलेज या बेसिक धर्म की नॉलेज नहीं होगी,
तो आपके लिए क्या होगा कि अगर दो व्यक्ति आपस में दे आर हैविंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, देन दैट इज ओके, है ना, बट दैट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर द सोसाइटी। आप धर्म से अलग हो रहे हो। अब इसी कपल की हम बात कर लेते हैं, जो अभी आपने एग्जांपल दिया कि एक ने बोल दिया भाई मैं तो मल्टीपल अफेयर्स में जा रहा हूं, तो कोई आपको इशू नहीं है। आप खुद सोचिए कि जब उनके बच्चे होंगे, वो हाउ दे विल बी, उन पे क्या असर होगा, ओवरऑल सोसाइटी पे क्या असर होगा। ऐसे ही लोग बाकियों को इन्फ्लुएंस करके दे विल डिस्ट्रॉय द सोसाइटी। ट्रू, मेक सेंस, या। तो इसीलिए कोई भी चीज है ना, उसका जो सही या गलत जो उसका डिसीजन है, दैट इज बेस्ड अपॉन धर्म, कि शास्त्र क्या कह रहा है उस विषय में। तो शास्त्र इज सेइंग दैट दिस इज नॉट अलाउड। इवन आप अगर हमारे पुराने सनातन धर्म में देखेंगे, मल्टीपल मैरिजेस के लिए ऐसा नहीं था कि निषेध है, लेकिन अफेयर्स वर नॉट अलाउड। आप अगर आपके अगर 3 स्पाउस हैं, देन ओके, आपको तीनों को वही रिस्पेक्ट देनी है, इक्वल। बट आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अफेयर नहीं रख सकते या फिजिकल रिलेशन नहीं रख सकते जिसके साथ आपका विवाह नहीं हुआ। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैंने आपको मर्डर वाला एग्जांपल इसलिए दिया था बिकॉज जस्ट आज मॉर्निंग में एक मूवी देख रहा था, पर्ज। उसमें यही कॉन्सेप्ट है भाई, एक दिन के लिए सरकार ने सबको छूट दे दी कि आपको जिसको मारना है मारो, और उस पे देयर विल बी नो लीगल एक्शन, एंड दैट हैज बिकम द लॉ ऑफ दैट। वो देखिएगा, पर्ज करके एक मूवी है हॉलीवुड की। अंशु जी, सक्षम में बैनर दिखा देते हैं। हाँ एक मिनट सर, वो मैं दिखा रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैंने निकाल। नमस्ते सर। सक्षम दिखाई दे रहा है बैनर? हाँ हाँ सर। बता दो सक्षम फिर। जी ओके सर, मुझे एक मिनट, अभी विजिबल नहीं हो रहा है, अभी विजिबल, ओके अब आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जिसमें प्रिडिक्टिव योगास एंड क्लासिकल योगास दोनों का रिकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। एंड 5 लाइव सेशंस में वी विल डिस्कस मोर कॉम्प्लेक्स योगास। 16 दिसंबर कल से हम चालू करेंगे, 9:15 PM विल बी द टाइम। जो लाइव लेक्चर्स होंगे उसका जो शेड्यूल है वो आपको ग्रुप बनने के बाद ग्रुप में हम पोस्ट कर देंगे। ओके, सो अराउंड 30+ योगास अपार्ट फ्रॉम दी 5 कॉम्प्लेक्स योगास। और ये 5 देखिए योगास इतने सारे हैं ना कि मैं आपको ना सिखा सकता हूं, ना कोई भी आपको सिखा सकता है। हम आपको फॉर्मूला बता सकते हैं। सो इन 5 लाइव लेक्चर्स में हम वो फॉर्मूलाज आपको देंगे थ्रू विच यू कैन डिकोड द योगास ऑन योर ओन। और आगे एडवांस की स्टेज में आपको योगास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। आपको प्लैनेट की प्लेसमेंट किस हाउस में, किस राशि में है, उससे प्रिडिक्शंस करने, तो वो थोड़ा सा एडवांस। तो यहाँ पे अभी हम कॉम्प्लेक्स योगास के फॉर्मूलाज को समझेंगे लाइव सेशंस में विद सम एग्जांपल्स। ओके, और बाकी जो क्लासिकल योगास हैं जो आपको लर्न करने, एक तरीके से वो योगास आपको प्रैक्टिस कर करके लर्न हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत में आपको थोड़ा सा उनको मेमोराइज करना होगा। वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से यहाँ पे सीख सकते आप हैं। देखिए, आप सभी को यहाँ 27 रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, मतलब 27 जो हम पहले पढ़ा चुके हैं अपने कोर्सेज में, तो ये 27 रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, 27 लेक्चर्स मिलने वाले हैं। कितना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और 5 लाइव सेशन में आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में डाउट हैं वो क्लियर होंगे, और कुछ नए योगास, कॉम्प्लिकेटेड योगास हम लाइव सेशन में सीखने वाले हैं। इस कोर्स की जो फीस है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखी गई है, 3,999 प्लस 18% GST। और इसमें 30+ योगास हम डिकोड करेंगे, प्लस 5 योगास एक्स्ट्रा सीखेंगे। तो इतना कुछ कोर्स मटेरियल आपको मात्र 4,000 प्लस GST के साथ मिलता है। तो ऑल आर वेलकम, आप आइए, सीखिए। और
अगर ये योग सीख लिया आपने तो डेफिनेटली ये योगाज आपको हर किसी मोडालिटी में काम आएंगे। यस। लाइव सेशन का जो टाइमिंग है यस वो 9:15 पे रहेगा। डेट्स आपको ग्रुप में अपडेट कर दिए जाएंगे। बेसिकली हम ये प्लान कर रहे हैं कि 30 योगाज हैं, तो हर 10 दिन के बाद विल कंडक्ट 1 लाइव सेशन। आपको पूरा 10 सफिशिएंट योगाज टाइम दिया होते हैं। जाएगा, मतलब जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम डेली 5 सेशन कर कर खत्म कर देंगे, नहीं। आप पहले रिकॉर्डेड लेक्चर सुनिए, तो हम एक टाइम फ्रेम रखेंगे हफ्ते का, तो एक एक हफ्ते में हम आपकी जो लाइव सेशन है वो लेंगे, ताकि आप आसानी से रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकें, समझ सकें, और उसके बाद जो कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लाइव क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल 1 महीने का जो समय है उसमें 5 लेक्चर्स हम इक्वल डेज पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ताकि आपको रिकॉर्डिंग सुनने का समय मिल जाए और फिर आप Q&A हम कर सकते हैं लाइव लेक्चर्स में। ज्यादा फोकस हमारा नए योगों को सीखने के ऊपर रहेगा लाइव सेशंस में। थोड़ा सा पार्ट हम 15 से 20 मिनट Q&A का करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको शायद एक लेक्चर में, वो आने वाले लेक्चर में अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज आपके अभी जो भी सवाल है वो ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हुए हैं और वो वीडियोस में रिकॉर्डेड है मेरे आंसर सारे। एडवांस एस्ट्रोलॉजी व्हेन इज स्टार्टिंग, देखिए एडवांस एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज होती नहीं है। एडवांस एस्ट्रोलॉजी में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि दशा, गोचर, वर्गा चार्ट्स। तो इस योगास के बाद बिना कोई गैप करे इमीडिएटली हम दशा स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपका लर्निंग कर्व जो है वो बना रहे। दशा में योगों की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो हम गैप नहीं देंगे। जैसे आपका योग खत्म होगा वील स्टार्ट विद द दशा, और और फिर उसके सक्षम, ये बाद भी थोड़ा सा गैप एक देते देंगे। जो हमारा ये योगास का पार्ट है, ये भी एडवांस ही है। जिस लेवल पर हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये भी एडवांस लेवल ही है, लेकिन एडवांस लेवल में कुछ चीजें होती है कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ चीजें होती है सिर्फ आपने ध्यान से समझना है योगों को, तो ये भी पार्ट ऑफ द एडवांस ही है। तो समझिए कि यहाँ से आपका एडवांस एक जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है। यस सक्षम। अयान जी। सर मेरी क्वेरी थी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1978 सर। सर क्वेश्चन पूछिए, यहाँ पे अभी हम प्रेडिक्शंस नहीं कर रहे हैं किसी के। सर आपका सर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो डाउट है आप वो पूछिए। हाँ सर सर मेरी क्वेरी थी सर कि थोड़ा सा मेरे को गाइड करें। सब में मिक्सअप है सिचुएशन, तो मेरे को थोड़ा सा देख के गाइड करें सब में। आयन जी, हम यहाँ पर आज प्रेडिक्शन करने के नहीं बैठे हैं, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हैं योगास। ये सर अगर आपने योगास अपनी कुंडली में देखे हैं, उनसे रिलेटेड कोई डाउट है, या कुछ हमने जो कंसेप्ट समझाया है वो समझ नहीं आया, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। कुंडली नहीं देख रहे हैं यहाँ पर अभी किसी। जी हम लर्निंग फेज में बैठे हैं, प्रेडिक्टिव फेज में नहीं बैठे अभी। राइट सर। कभी करेंगे वो भी वेबिनार सेमिनार, कि जहाँ पर आपको कुंडली को देखकर आपके लिए प्रेडिक्ट करेंगे। ओके ठीक है, चलिए। ओके, आई थिंक सबके Q&A हो गए हैं। कल से हम कल मिलते इसको हैं, चालू करते हैं। क्योंकि सक्षम ने अभी एक रिचुअल्स में भी जाना है, तो उसके लिए जल्दी सक्षम को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है सक्षम, आप बेशक जा सकते हैं। मैं, अगर आपको जल्दी है तो मैं 2-4 मिनट और क्वेश्चन आंसर ले सकता हूँ, अगर आपको जल्दी है। ओके सर, ऐसे भी 5 मिनट है। अच्छा, ठीक है। अनिल जी। हाँ, मेरा डाउट है सर, हाउ मेनी क्लासिक योगास एंड हाउ मेनी प्रेडिक्टिव योगास आउट ऑफ दिस? एंड सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग क्लास, ईच क्लास विल बी हाउ मच टाइम? एंड थर्ड इज व्हाट अबाउट योर बेसिक कोर्स, बिकॉज हम वो अटेंड नहीं किए, अगर वो भी अटेंड करना चाह रहे तो उसका डिटेल भी बता दीजिए। तो देखिए, ऐसा कभी हमने टाइम नोट नहीं करा पढ़ाते हुए, और उसको कभी रिकॉर्ड नहीं करा कितने घंटे हुए होंगे या अप्रॉक्सीमेट, इससे अप्रोक्सीमेट कितना किया होगा। ऐसा, क्योंकि यहाँ पे वो इंटेंशन नहीं है कि 1 घंटे का चीज आपको देकर 1 घंटे के हिसाब से आपसे कुछ लिया जाए। यहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई जाती है, सेशंस में जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं, वो डिवाइन इंस्पिरेशन से पढ़ाई गई। मैं कभी पीपीटी लेके भी नहीं बैठता हूँ, बहुत ही रेयरली मैंने कभी पीपीटी से पढ़ाया होगा, और वो भी वो पीपीटी जो पहले से बनी हुई है उनको यूज करा होगा। अदरवाइज मेरे सेशंस में हमेशा
मैं कभी प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ, जो चीजें डिवाइन इंस्पिरेशन से आती हैं दैट आई गिव। तो मेरा मतलब ये था जो सर, अप्रोक्सीमेट, ये जो वो बाजार वाला है ना कि कितने ग्राम नॉलेज दोगे आप इसमें, सो सॉरी सर, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है, तो नहीं वो नहीं, मैं आपको आप आंसर हम गलत नहीं समझ कर रहे मुझे, पाएंगे। आप गलत समझ रहे, सेकंड क्वेश्चन जो आप आपका है गलत बेसिक समझते। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, यस वो आपको करना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज योगास। अगर वो बेसिक वाला कोर्स आपने नहीं करा हुआ है तो इसके साथ वो रिकॉर्डिंग्स आप लीजिए बेसिक वाले कोर्स की, साइमल्टेनियसली बेसिक को पहले करिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। उसका फीस कितना है सर? 299। ओके। और अनिल जी मतलब एक लेक्चर्स हमारे नहीं, वो आप एक से लेकर मुझे 2 घंटे गलत तक है। समझे, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। एवरी 6 डेज, अप्रोक्सीमेटली एवरी 6 डेज एक लाइव सेशन होता आपका। तो मेरा डाउट था कि हम वहां तक ये रिकॉर्डेड का कंप्लीट कैसा करना, प्लानिंग चाहिए ना, इस वास्ते मैं पूछा, नथिंग अदर देन दैट। देखिए ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर आप देखिए ज्योतिष कभी भी पढ़ने बैठेंगे ना और आप सोच के बैठेंगे कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटा बैठूंगा, या मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक लेक्चर को खत्म करना है, तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि ये शास्त्र है, दिस इज नॉट अ कोर्स। मेरे बेसिक के आप वीडियोस यूट्यूब पे देखिएगा, मैंने बार बार एक ही चीज बोली है कि ये शास्त्र आप पढ़ रहे हैं, दो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ द कोर्स, क्योंकि अब ऑनलाइन सब है तो पूरा ट्रेडिशनल तरीके से तो नहीं पढ़ा सकते, तो फॉर्मेट यहाँ पे आपको जो दिख रहा है दैट इज अ फॉर्मेट ऑफ अ कोर्स, बट ये शास्त्र है। आप प्री प्लानिंग से कुछ नहीं कर सकते हैं। प्री प्लान करके कि मैं 6 बजे से 8 बजे तक करूंगा, आप नहीं कर सकते। जो डिसिप्लिन है वो स्पिरिचुअली अपने आप आपके अंदर आएगा, आप अपने इंटेंशन से नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप पढ़ने बैठेंगे ना, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलप होगा, और उसको फॉलो करने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अपने एंड से। जैसे जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हमारे एग्जाम आते हैं, तो हम एक एफर्ट करते हैं ना उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमें एग्जाम में वो चीज लिखनी है। वो प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो कोर्स है, वो सब्जेक्ट है, दिस इज अ शास्त्र। यहाँ पे आपको अपने आप को फ्री छोड़ना होगा। आपको इतना निर्धारित करना होगा कि मुझे ज्योतिष हर दिन पढ़ना है। अब वो पढ़ाई कैसे हो रही है उसके लिए डिवाइन आपको गाइड करेगा। थैंक यू सर। एंड कितने क्लासिक योगास एंड प्रेडिक्टिव योगास है सर इसमें आपके अभी कोर्स में? सर वो भी हमने कभी ऐसा गिना नहीं है। ओके। वैसे तो योगास जो है वो 5,000 से ऊपर योगास हैं टोटल, ओके। है ना। सो सारे योगास तो पढ़ाने संभव नहीं है, और कितने क्लासिक पढ़ाए हैं, कितने प्रिडिक्टिव पढ़ाए हैं, याद ही नहीं। ओके 30+ हैं इतना पता है। थैंक यू सर। चलिए भावना जी। लगभग सबके क्वेश्चन हो गए, एक रह गया। नमस्कार सर। नमस्कार सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बस ये पता है कौन कौन से भाव में राशि होती हैं, किनके क्या लॉर्ड्स होते हैं, और एक और होता है ना वो, हाँ एक्चुअल प्लैनेट्स का जो उनके अपने घर होते हैं। बस मुझे ये 3 चार्ट्स पता हैं, तो मैं ये कर सकती हूँ क्या, या इसके अलावा वैसे कुछ तो आप देखिए कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारे 299 का कोर्स हमने सबके लिए ऑलमोस्ट फ्री करा हुआ है, उसे साथ साथ पढ़ लीजिएगा तो और ज्यादा क्लैरिटी होगी। राइट सर। सर जो आप ये अभी राहु का एक्सप्लेन कर रहे थे, अगर राहु नेटल चार्ट में 7th में है और नवमशा में अगर 6th में आ जाता है, देन ऑल्सो ये जो है चीटिंग वाला रूल अप्लाई होगा? यस, आपको थोड़ा नवांश को गहराई से समझना होगा। नवांश अच्छा। मीन्स क्या कि जैसे आप कौन से शहर से हैं? दिल्ली से सर, दिल्ली से। दिल्ली से आप हैं, तो जी। दिल्ली इज लाइक योर D1 राशि चार्ट। ओके। अब दिल्ली में आप मान लीजिए किसी एरिया से हैं, जैसे पहाड़गंज से, हाँ जी। जो वही एरिया पता है, वहां पे मैं ज्यादा घूमा नहीं हूँ। हाँ जी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने आता है, तो वो पहाड़गंज में आप रहती हैं। ओके। नाउ पहाड़गंज इज लाइक D9। ओके ओके। ओके। तो राहु आपका 7th हाउस में मान लीजिए मेष राशि में, और
मेष राशि में होके वो मेष या वृष नवांश में है, ठीक है। सो वो D1 में रिजल्ट आपको मेष का भी देगा और वृष का भी देगा। ओके ओके सिंपल है। आपका रेजिडेंस पहाड़गंज में, पहाड़गंज दिल्ली में आता है। सो दिल्ली इज D1, पहाड़गंज इज D9। राइट ठीक है सर। तो दिल्ली में जो होगा ना उसका प्रभाव आपके ऊपर होगा, लेकिन स्पेसिफिकली पहाड़गंज में अगर कुछ हो गया तो ज्यादा प्रभाव। तो पहाड़गंज तो फिर सिक्स्थ हाउस में आ जाता है राहु पहाड़गंज में तो। नहीं, सिक्स्थ हाउस की बात नहीं हो रही है। हाँ जी। सिक्स्थ हाउस में जो राशि है वो D1 में कहाँ आ रही है, दैट विल डिफाइन। अच्छा, आपके सिक्स्थ हाउस में कौन सी राशि है D9 में? नवांशा में उसमें लियो है सर, 5 लियो नंबर है। हाँ ओके, जी। और लियो D1 में कहाँ आ रहा है? लियो D1 में आ रहा है सर 12th हाउस में। 12th हाउस में। So Rahu will give you the result of 7th as well as 12th house. ओके ठीक है सर, ज्वाइन करना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। उसके लिए ना फिर भी एक बार बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, हमने मात्र 299 रखा है प्राइस। वो भी इसलिए रखा है कि आप सीरियसली होके पढ़ लें, ताकि 2 रुपए भी जेब से निकलते हैं ना तो इंसान थोड़ा सीरियस हो जाता है, सिर्फ इसलिए रखा है। वरना तो हम फ्री करने वाले थे इसको, ठीक है। वो 299 का कोर्स ले लीजिएगा, साथ साथ ये भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा भाव राशि उसमें कितने लेक्चर्स हैं सर 299 वाले में? कितने हैं उसके? 12 लेक्चर्स हैं, 12। ठीक है सर, 11 या 12 लेक्चर। आपको कभी यूरिनरी ट्रैक्ट में या यूट्रस में कुछ इशू हुआ है लाइफ में? सर ये ना मैं अपने बेटे का देख रही थी, मेरे को हुआ है, बट ये बेटे का बेटा तो खैर अभी 17 का ही है, पर मैं अभी इतना लंबा शेयर नहीं करना चाहूंगी। लाइफ में काफी ट्रेजेडीज से निकली हूँ, तो मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत इनसिक्योर हूँ, बहुत इनसिक्योर हूँ जी। थैंक यू सर, मैं मिलती हूँ जरूर आपके कोर्स में। थैंक्स। चलिए तो सर एंड करें? हाँ बिल्कुल, तेरा रिचुअल्स जल्दी तेरे को निकलना है फिर। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में। आप आइए, इस तरह मजाक मजाक में ना, कहते हैं ना, दिल लगाकर कोई चीज सीखी जाए तो डेफिनेटली वो आ जाती है। और हम इतने इजी वे से आप सभी को डिकोड करके योगास बता रहे हैं, और ये योगास तो अगर आप अपने खुद से पढ़ने जाएंगे ना तो जिंदगी में समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए सक्षम के साथ अपनी ज्योतिष की जर्नी को आगे बढ़ाएं। और ये बेसिक भी है हमारा, और ये समझ लीजिएगा एडवांस का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो लोग एडवांस के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा एडवांस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, और ऑल आर वेलकम। तो अभी जय श्री कृष्णा एक बार बोल देते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये हमारा एनर्जी एक्सचेंज होता है, जो हम आपको नॉलेज देते हैं ना, तो आपके ऊपर भी कोई ऋण नहीं रह जाता। सिर्फ जय श्री कृष्णा बोलने से ना आपका ऋण खत्म हो जाता है आज की क्लास का, ठीक है। चलिए, जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण।